एलिमेंटेशन क्रोमैटिक्स सुप्रभात। वेलकम टू बीएसटी गवर्नमेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल पिंडवाड़ा की ऑनलाइन क्लासेस में आपका हार्दिक स्वागत है। क्लास 12 है, चैप्टर नंबर 3 है मनी एंड बैंकिंग। लेक्चर्स नंबर 10 के अंदर आज आपको पढ़ना है कि सर ये कॉमर्शियल बैंक होती क्या है। व्हाट इज द कॉमर्शियल बैंक? वाणिज्यिक बैंक किसे कहते हैं, व्यावसायिक बैंक किसे कहते हैं, तो उसके बारे में आज आपको डिस्कस करना है। और साथ ही एक नई जानकारी और भी देखते हैं कि वर्तमान में कुल कितने राष्ट्रीयकृत बैंकों की संख्या है उसके बारे में। ठीक है, तो ज्यादा समय खराब नहीं करेंगे और हम लोग तुरंत प्रभाव से टॉपिक्स पर चलते हैं। तो ध्यान रखना, आप लोगों को उतना ही देखना है जितना आपके कोर्स के अंदर है। ठीक है, इसके अलावा तो नहीं देखना इतना। आपको फिलहाल भी ये देखना है कि कॉमर्शियल बैंक होती क्या है। ठीक है, क्योंकि ये जो मैंने लिखा है ये एक थोड़ा एक्स्ट्रा मैंने आपको बता देता हूँ। ठीक है, नॉलेज रखने के लिए, इसके अलावा तो कुछ भी नहीं है, क्योंकि बेसिक आपको करंट अफेयर्स से रिलेटेड आपको जानकारी होनी आवश्यक है। ठीक है, तो सबसे पहले देखो कि सर ये कॉमर्शियल बैंक होती क्या है। तो देखना, कॉमर्शियल बैंक को यानी कि इसको हिंदी में हम कहते हैं व्यापारिक बैंक, और इसी को व्यावसायिक बैंक भी कह सकते हैं, वाणिज्यिक बैंक भी कह सकते हैं। यानी कि व्यापारिक बैंक से अभिप्राय उस वित्तीय संस्था से जो जनता से जमा स्वीकार करती है और इस धन से ब्याज अर्जन हेतु निवेशकों, उपभोक्ताओं तथा उत्पादक परियोजनाओं को उधार देती है। ठीक है, यानी कि ये क्या कह चुका है, बिल्कुल ही आपके ऊपर से जा चुका है। समझना इसको अच्छे से कि वाणिज्यिक बैंक या वाणिज्यिक संस्था वे होती है जो जनता से जमा स्वीकार करती है, ग्राहकों की जो भी चेक है, विनिमय विपत्र है, उसको संग्रहित करके उनका भुगतान करती है। ठीक है, जो लॉकर की सुविधा उपलब्ध करवाती है, जो ग्राहकों की वित्तीय स्थिति के बारे में जानकारी प्रदान करती है। व्यवसाय ग्राहक या वित्तीय संस्था इनको ऋण देने का कार्य करती है। कौन? कॉमर्शियल बैंक। कॉमर्शियल बैंक इंटरनेट बैंकिंग की भी सुविधा उपलब्ध करवाती है। तो यार ये सभी के सभी कार्य किसके अधीन होते हैं? एज ए कॉमर्शियल बैंक के अंदर ही होते हैं। ठीक है, बिल्कुल सर। अब देखना कि आपकी जो बुक के अंदर जो डाटा दे रखा है वो डाटा दे रखा है 2017 का। ठीक है, यानी कि 2017 के अंदर कुछ 27 बैंक थे राष्ट्रीयकृत, और 2027 से लेकर जनवरी 2021 तक के में भारत में राष्ट्रीयकृत बैंकों की संख्या 27 से घटाकर कितनी कर दी है? 12 कर दी है। 2017 में संख्या कितनी थी? 27 थी, जिसको कम करके कितना कर दिया है? 12 कर दिया है। ठीक है, यानी कि जनवरी 2022 तक कितनी है? 12। समझ में आया? ठीक है सर। अब देखना आप, कॉमर्शियल बैंक नॉर्मल कितने प्रकार के हम कह सकते हैं, अलग अलग राइटर्स अलग अलग मानते हैं। ठीक है, तो मैं नॉर्मल आपको ये कह देता हूँ कि कॉमर्शियल बैंक को हम 4 तरीके से क्लासिफाई करते हैं। पहला है पब्लिक सेक्टर बैंक, दूसरा है प्राइवेट सेक्टर बैंक, तीसरा है फॉरेन बैंक और चौथा है रीजनल रूरल बैंक। अब देखना है कि सर ये पब्लिक सेक्टर बैंक क्या होता है। पब्लिक सेक्टर मतलब सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक। तो ध्यान रखना, सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक जो किसके द्वारा संचालित होगी? सरकार के द्वारा होगा। किसके द्वारा होगा? गवर्नमेंट के द्वारा होगा, यानी कि इस पर आरबीआई का नियंत्रण होगा। नियंत्रण कौन करेगी? आरबीआई करेगी। यानी कि 50% से जो अधिक हिस्सेदार होगा, 50% से अधिक लाभ होगा, वो कौन लेगी? सरकार लेगी। ठीक है, 50% से जो ज्यादा हिस्सा होता है वो किसका होता है? सरकार का होता है। पब्लिक सेक्टर के अंदर कौन सी बैंक हो सकती है? जैसे कि स्टेट बैंक ऑफ इंडिया है, पंजाब नेशनल बैंक है, तो ये नॉर्मल किसमें जाती है? पब्लिक सेक्टर बैंक के अंदर। उसके बाद में है प्राइवेट सेक्टर बैंक के अंदर। देखना, इस पर संचालित कौन करेगी? या तो कोई निजी व्यक्ति या कोई निजी संस्था द्वारा। ठीक है, तो ध्यान रखना, ये कंपनी अधिनियम 1956, कंपनी अधिनियम 1956 के तहत सीमित कंपनियों के रूप में ये क्या होती है? रजिस्टर्ड होती है। सीमित कंपनियों के रूप में रजिस्टर्ड होती है, जिसमें 50% से अधिक हिस्सा किसका होता है? निजी क्षेत्र का होता है, प्राइवेट सेक्टर का। ठीक है, एग्जांपल के तौर पर एचडीएफसी बैंक है, आईसीआईसीआई बैंक है, कोटक महिंद्रा बैंक है। ठीक है, और भी बैंक है, क्योंकि मैं आपको बता देता हूं
कि लगभग अभी 20 से 22 बैंक है निजी बैंक, कितनी है 20 से 22 बैंक है इस वर्ष तक के अंदर 2020 तक के अनुसार मैं आपको कह देता। उसके बाद में फॉरेन बैंक का मतलब अंतरराष्ट्रीय बैंक से, जिसको विदेशी बैंक कहते हैं और जिसका मुख्यालय दूसरे देश में होता है लेकिन विभिन्न देश में उसकी शाखाएं होती है। ठीक है, जैसे सिटी बैंक है, ठीक है, सिटी बैंक ऑफ इंडिया है, बैंक ऑफ अमेरिका है, उसी प्रकार ये कह सकते हैं कि बैंक ऑफ चाइना है, तो वो भी भारत के अंदर है। ठीक है, मतलब एक इंटरनेशनल होती है और जिसका हेड ऑफिस किसी दूसरे देश में होता है और उसकी ब्रांच विभिन्न देशों के अंदर होती है। जैसे कि अपने बैंक ऑफ बड़ौदा है, तो बैंक ऑफ बड़ौदा का हेड ऑफिस गुजरात के अंदर है, बड़ौदा के अंदर है, लेकिन इसकी भी आज वर्तमान में देखें तो इसकी भी शाखाएं विदेशों के अंदर फैली हुई है। समझ में आया? बिल्कुल इसी प्रकार पंजाब नेशनल बैंक है, तो उसकी भी शाखा अलग अलग देशों के अंदर है। उसके बाद में रीजनल रूरल बैंक यानी कि आरआरबी, ये सरकारी बैंक होते हैं क्योंकि वित्त मंत्रालय के स्वामित्व में आते हैं। ठीक है, यानी कि ये कौन से बैंक होते हैं? सरकारी बैंक होते हैं जो किसके अंडर में रहते हैं? वित्त मंत्रालय के अंडर में रहते हैं। ठीक है, और जो बुनियादी बैंकिंग और वित्तीय सेवाओं जैसी सुविधाओं के लिए ग्रामीण क्षेत्रों की सेवा के लिए बनाए गए, जैसे केरल ग्रामीण बैंक है, आर्यावर्त बैंक है, राजस्थान मुद्रा ग्रामीण बैंक है, तो ये सब इसमें जाते हैं क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक के अंदर। अलग अलग किताबों के अंदर अलग अलग क्लासिफाई किया हुआ है कि कॉमर्शियल बैंक कोई कहता है 2 प्रकार के, कोई कहता है 3 प्रकार के। वैसे देखो तो बैंकों के कई प्रकार हैं, जैसे कि एक्सिम एक्सपोर्ट बैंक भी है। ठीक है, एक्सिम बैंक के रूप में जाना जाता है, एक्सिम एक्सपोर्ट के रूप में। ठीक है, यानी कि इंपोर्ट और एक्सपोर्ट के रूप में। ठीक है, उसी प्रकार नाबार्ड है, तो ये भी बैंक है जो पब्लिक ही है, गवर्नमेंट बैंक है। ठीक है, तो अब देखना है कि वर्तमान स्थिति के अंदर लगभग क्या क्या कंडीशन हुई है। तो देखना 2008 में स्टेट बैंक ऑफ सौराष्ट्र, 2010 में स्टेट बैंक ऑफ इंदौर और 2017 के अंदर 5 बैंकों यानी कि 5 एसोसिएट बैंकों का स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में विलय किया गया। ठीक है, उसी प्रकार देखना कि वर्ष 2019 में 3 बैंकों का बैंक ऑफ बड़ौदा, विजया बैंक और देना बैंक का विलय किया गया है। ठीक है, और वर्तमान में बैंक ऑफ बड़ौदा भी क्या है? एक राष्ट्रीयकृत बैंक है। ठीक है, जो पब्लिक सेक्टर के अंदर काउंट होती है। उसके बाद में कह रहा हूं 1 अप्रैल 2020 से 6 बैंकों, कौन सी? सिंडिकेट बैंक, ओरिएंटल बैंक ऑफ कॉमर्स, यूनाइटेड बैंक ऑफ इंडिया, इलाहाबाद बैंक, कॉर्पोरेशन बैंक, आंध्रा बैंक का अस्तित्व वर्तमान में समाप्त किया गया है। और इन 6 बैंकों का अस्तित्व समाप्त कर इन 6 बैंकों को 4 बैंकों में मर्ज किया गया। वो कौन सी है? कैनरा बैंक है, पंजाब नेशनल बैंक है, इंडियन बैंक है और यूनियन बैंक ऑफ इंडिया। ठीक है, देखना कई अखबार न्यूज के माध्यम से सूचना भी आ रही है, जानकारी आ रही है कि राष्ट्रीयकृत जो बैंक है 12, उनमें से कोई 2 बैंक है जिसका निजीकरण हो सकता है और करेगी 1 अप्रैल 2022 तक से पहले लगभग कर देगी। ठीक है, क्योंकि 4 बैंक बताए जा रहे हैं और उन 4 बैंक में से कोई भी 2 बैंक निजीकरण होंगे। 1 अप्रैल 2022 तक लगभग हो जाएगा। ठीक है, अब मैं आपको बता देता हूँ कि ये 12 राष्ट्रीयकृत बैंक कौन कौन से है उसके बारे में, क्योंकि इतना भी आपको कौन से बैंक निजीकरण करेगी ये भी जानकारी कंफर्म आई नहीं है। ये लगभग होगी, ये बात तय है, लेकिन कौन सी बैंक होगी अभी तक हमारे पास में जानकारी नहीं आई। ठीक है, तो वो जब भी जानकारी आएगी तो मैं आपको बता भी दूंगा, उसमें कोई नहीं है। तो अभी तो आपको देखना है कि राष्ट्रीयकृत बैंकों की संख्या कितनी है, वर्तमान में 12 है और वो कौन कौन सी है। और ये भी ध्यान रखना कि 14 या 19 जुलाई 2020 को एक मीटिंग हुई थी। ठीक है, तो उस मीटिंग के अंदर आरबीआई के द्वारा एक बताया जा रहा है कि वर्तमान में कुल 46 क्या है 46 ये क्या कहते हैं विदेशी बैंक है। ठीक है, विदेशी बैंकों की शाखा है भारत के अंदर, कितनी 46 विदेशी बैंकों की शाखा है भारत के अंदर है। ठीक है, और निजी बैंकों की संख्या वर्तमान में कितनी है, तो लगभग ऐसा ये 20, 21, 22 है। ठीक है, 20 या 22 ऐसे कुछ है। ठीक है, कंफर्म नहीं है इसलिए मैंने यहाँ पर नहीं लिखा है। ठीक है ना, मैं लिख देता। तो अब मैं आपको बता देता हूँ कि राष्ट्रीयकृत बैंकों की संख्या कितनी है 12 और वो कौन कौन सी है।
उसके बारे में, ठीक है। एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लो अच्छे से। तो देखो वर्तमान में भारत राष्ट्रीय बैंक कौन कौन से है, ठीक है, जिसको सरकारी क्षेत्र के अंदर माना जाता है। तो देखना ये जो जानकारी मैं दे रहा हूं, ये जानकारी ध्यान रखना, लिख लेता हूं। यह सूचना जनवरी 2022 तक की है, 22 तक के अनुसार है, अनुसार है, ठीक है। देखना पहला कौन सा बैंक है, तो सर पंजाब नेशनल बैंक है, ठीक है। पहला राष्ट्रीयकृत बैंक कौन सा है, पहले स्थान पर है पंजाब। वैसे देखा जाए तो पहला बैंक पहले स्थान पर है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, ठीक है। देखना पहला बैंक है पंजाब नेशनल बैंक और इसका मुख्यालय कहाँ स्थित है, न्यू दिल्ली के अंदर। उसके बाद मैंने लिखा है इंडियन बैंक, जिसका मुख्यालय कहाँ स्थित है, चेन्नई के अंदर है। इसके बाद में स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, इसका मुख्यालय कहाँ है, मुंबई के अंदर है, ठीक है। इसके बाद में है कैनरा बैंक, इसका मुख्यालय कहाँ है, बेंगलोर के अंदर। उसके बाद में यूनियन बैंक ऑफ इंडिया, इसका मुख्यालय कहाँ है, मुंबई में। इंडियन ओवरसीज बैंक, जिसको OEB के नाम से जाना जाता है, तो इसका मुख्यालय है चेन्नई के अंदर। उसके बाद में यूको बैंक का मुख्यालय कहाँ है, कलकत्ता के अंदर। बैंक ऑफ महाराष्ट्र का मुख्यालय कहाँ है, पुणे। पंजाब एंड सिंध बैंक, या ये भी कह सकते हैं पंजाब एंड सिंध बैंक के नाम से जान सकते हैं, इसका मुख्यालय है न्यू दिल्ली। उसके बाद में है बैंक ऑफ इंडिया, इसका मुख्यालय कहाँ है, मुंबई में। और सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया, इसका मुख्यालय कहाँ है, मुंबई के अंदर है। और बैंक ऑफ बड़ौदा, जिसका मुख्यालय कहाँ स्थित है, तो बैंक ऑफ बड़ौदा का मुख्यालय है गुजरात के अंदर है। समझ में आया? बिल्कुल सर। एक्चुअली देखो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के जो अध्यक्ष है वो कौन है, दिनेश कुमार खारा। मिस्टर दिनेश कुमार खारा इस बैंक के अध्यक्ष है। समझ में आ चुका है? बिल्कुल। एक्चुअली इतना पूरा डिटेल में आपको नहीं पढ़ा रहा, हाँ पूरा डिटेल में जब कब पढ़ाऊंगा, जब आपके पास ये कोर्स हो जाए, उसके बाद में एक एक बैंक की पर्टिकुलर एक वीडियो दूंगा कि किस बैंक की स्थापना कब हुई, उसके अध्यक्ष कौन है, उसमें पूंजी का स्ट्रक्चर कैसे रहता है, ठीक है। ये पूरी मैं एक हिस्ट्री बताने वाला हूँ, ठीक है। एक बार ये कोर्स हो जाए, उसके बाद में जब मैं बीकॉम लेवल की जब वीडियो बनाऊंगा तो उस समय मैं अच्छे से पढ़ाऊंगा। और एक बात और ध्यान रखना, हाल ही में 2 बैंकों का निजीकरण होने की बात हो रही है, ठीक है। और वो लगभग एक तो बताई जा रही है, ये लिखना मत, क्योंकि अभी तक ये डेटा अभी कंफर्म हुआ नहीं है कि किस बैंक को निजीकरण करना है। एक तो लगभग बताया जा रहा है कि बैंक ऑफ महाराष्ट्र, क्योंकि अभी पार्लियामेंट में जाएगा, उसका भी बिल पारित होगा, उसके बाद में इस बैंक को निजीकरण करेंगे, ठीक है। क्योंकि इस बैंक को निजीकरण करने के लिए हड़ताल भी चल रही है कि भाई इस बैंक को निजीकरण नहीं करना है, लेकिन अर्थशास्त्री बता रहे हैं कि भाई इन बैंकों का निजीकरण करना जरूरी है, ठीक है। बैंक ऑफ महाराष्ट्र है और सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया। देखो मैं अपने अनुसार बता देता हूं कि मेरे अनुसार मैं कह रहा हूं कि लगभग वित्त मंत्रालय है जो इन 2 बैंकों का ही निजीकरण करेगी। ये मैंने अपने अनुसार बताया, लगभग मैं कह रहा हूं, किसमें कह रहा हूं, लगभग में इन बैंकों का निजीकरण करेगी, लेकिन करना तय है, क्योंकि लगभग हो सकता है, क्योंकि ये बातचीत चल रही है वो करेंगे। और लगभग ये भी यार, क्योंकि कई न्यूज चल रही है और सुनने में भी आ रहा है कि बैंक ऑफ इंडिया भी हो सकती है ऑप्शंस के अंदर। ऑप्शंस में क्या कर रहा हूं, बैंक ऑफ इंडिया, ठीक है। ये भी ऑप्शनल है, ये मैंने ऑप्शनल के रूप में बता दिया, ठीक है। ये भी ऑप्शनल के रूप में और ये भी ऑप्शनल के रूप में, लेकिन कंफर्म 90 या 80% में लगभग इन दोनों बैंकों का कहूंगा। और विशेषकर बैंक ऑफ महाराष्ट्र लगभग है ही है,
बैंक ऑफ महाराष्ट्र का तो निजीकरण होना तय है, लेकिन सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया या बैंक ऑफ इंडिया इन दोनों में से लगभग एक होगी, और एक और बैंक अथवा में आती है, और ये लगभग या यूनियन बैंक ऑफ इंडिया है। कौन सी? यूनियन बैंक ऑफ इंडिया, इसका भी शायद निजीकरण हो सकता है, लेकिन लगभग यार एक्चुअली क्या है, यूनियन बैंक ऑफ इंडिया की भी जो इस बैंक की जो पूंजी है वो देश की कुल 87.7% हिस्सा इसी का बनती है, तो लगभग इसका तो नहीं होगा, क्योंकि और बैंक ऑफ बड़ौदा है तो बैंक ऑफ बड़ौदा भी पूरे भारत के अंदर तीसरे स्थान पर चलती है, तो इसका भी होना तो तय नहीं है, इसका भी नहीं होगा। और लगभग चांस इसी का है क्योंकि कोविड-19 के कारण एक्चुअली क्या है, इन बैंकों के अंदर विशेषकर नॉर्मल जो करंट अकाउंट है ये सबसे ज्यादा रहते हैं, और वर्तमान समय के अंदर देखिए कोविड-19 के अंदर हमारे देश में व्यापार इतना चला नहीं है, तो जब व्यापार नहीं चला है तो देश के अंदर करंट अकाउंट के अंदर जो ट्रांजैक्शंस होते हैं ये भी होना पॉसिबल है नहीं, ठीक है। तो एक्चुअली इससे क्या हुआ है, नॉर्मल लॉस हुआ है, ठीक है। जैसे कि मैं आपको बता देता हूँ, क्योंकि विशेषकर ये जो कपड़ों का व्यापार ये जो चलता है ये नॉर्मल महाराष्ट्र के अंदर ही चलता है, ठीक है। तो इसीलिए बैंक ये तय कर रही है, ठीक है, वित्त मंत्रालय ने तय किया है कि भाई सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया है, बैंक ऑफ इंडिया है और पंजाब बैंक ऑफ महाराष्ट्र, इन बैंकों का एक्चुअली क्या करना है, इनको निजीकरण करने के बारे में ये सोच रहे हैं। और मैंने बताया यूनियन बैंक ऑफ इंडिया भी लगभग तय है, ठीक है, यूनियन बैंक भी इसी के अंदर चल रही है, यूनियन बैंक ऑफ इंडिया, इसका भी लगभग कम चांस आ रहा है, ठीक है। मतलब इन चारों बैंकों में से कोई दो बैंक होगी, ये बात कंफर्म है, इन चारों बैंक में से कोई दो बैंकों का निजीकरण होना तय है, ठीक है। और ये मैं आपको कह देता हूं 1 अप्रैल 2022 तक या 22 से पहले लगभग इन बैंकों का निजीकरण हो जाएगा, ठीक है। क्योंकि ये कब बैठक के अंदर पारित हुआ, तो सर ये आपके 2020-21 के अंदर पारित हुआ था, ध्यान रखना 2020-21 के अंदर पारित हुआ था, इसीलिए मैं आपको कह रहा हूं, ठीक है। और दूसरी चीज ध्यान रखना कि वर्तमान में विदेशी बैंक कितने हैं, तो सर वर्तमान में कुल 46 भारत के अंदर विदेशी बैंक है जिनकी ब्रांच कहां पर है, भारत के अंदर। उसी प्रकार मैं आपको कह देता हूं, जैसे कि बैंक ऑफ बड़ौदा है तो इसकी भी शाखा है आज विदेशों के अंदर फैली हुई है, ठीक है। बैंक ऑफ इंडिया है, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया है, बैंक ऑफ महाराष्ट्र है, यूनियन बैंक ऑफ इंडिया है, केनरा बैंक है, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया है, इंडियन बैंक है, पंजाब नेशनल बैंक है, इनकी भी शाखाएं आज विदेशों के अंदर फैली हुई है, ठीक है, ध्यान रखना। तो अभी तो मैं आपको फिलहाल ये बताऊंगा कि इसमें राष्ट्रीयकृत बैंक कौन से है, उनके मुख्यालय कहां पे है। ये तो मैंने आपको बेसिक से एक जानकारी के लिए आपको बताया था, क्योंकि अब आपको करंट अफेयर्स से रिलेटेड जुड़ना जरूरी है। समझ में आ चुका है आपको, ठीक है। तो इसी के साथ में आज का लेक्चर क्या होता है, कंप्लीट होता है। नेक्स्ट अगले लेक्चर के अंदर मैं आपको बताऊंगा कि व्यापारिक बैंक के कार्य कौन कौन से हैं, व्यापारिक बैंक के कार्य कौन कौन से हैं, क्योंकि प्रश्न 6 नंबर के अंदर आता है इसीलिए, ठीक है। तो जब भी व्यापारिक बैंक का प्रश्न पूछेगा तो आप लोगों को क्या करना है, सबसे पहले व्यापारिक बैंक का अर्थ लिखो, उसके बाद में आप लोगों को उसके कार्यों के बारे में वर्गीकरण करना है, उसके कार्यों को समझाना है। तो नेक्स्ट लेक्चर नंबर 11 के अंदर मैं आपको बताऊंगा कि व्यापारिक बैंक के कार्य कौन कौन से है, क्योंकि लगभग व्यापारिक बैंक के कार्य को भी मैं 2 वीडियो के अंदर डिवाइड करूंगा, एक तो प्राथमिक कार्य और एक द्वितीयक कार्य जिसको हम गौण कार्य भी कहते हैं, ठीक है। तो इसी के साथ में लेक्चर्स को यही कंप्लीट कर रहा हूं, नेक्स्ट अगले लेक्चर्स के अंदर मिलूंगा। ध्यान रखना ये डाटा चेंज होता रहेगा। अभी मान लीजिएगा अगर फरवरी में अगर बैंकों का अगर हो जाए, अगर फरवरी महीने के अंदर ही मान लीजिए बैंकों में से कोई भी अगर निजीकरण हो जाए तो ये मत कहना कि सर आपने तो बाहर लिखवाई थी, भाई ये जनवरी 2022 तक का है और लगभग बोर्ड एग्जाम से पहले तो इनको चेंज नहीं करेगी और बोर्ड एग्जाम तक तो आपको यही लगभग चलाना है। समझ में आया? बोर्ड एग्जाम में भी अगर पूछ ले तो आपको ये जरूर लिखना है कि जनवरी 2022 तक का आंकड़ा है। अगर फरवरी में अगर मान लीजिएगा नहीं चेंज होता है तो आप क्या लिखोगे कि फरवरी 2022 तक का आंकड़ा है। समझ में आया? जो आपको पूछ रहा है उसके अकॉर्डिंग काम करना है। अगर फरवरी महीने में अगर बैंकों का निजीकरण नहीं होता है तो आपको लिखना फरवरी 2022 तक के अनुसार जानकारी है। समझ में आ चुका है?
लेकिन अगर फरवरी में अगर चेंज हो जाए तो आप क्या लिखोगे, जनवरी 2022 तक के अनुसार है। इससे क्या पता चलेगा कि भाई ये जो डाटा है ये जनवरी 2022 तक का डेटा दे रखा है। समझ में आ चुका है? ओके बाय।